जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कोशिका के बाहरी अंगों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में। उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब कोशिका के जो अंदर के जो अंग है, आंतरिक जो अंग है, आंतरिक ऑर्गन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका के अंग, मान लीजिए कि ये हो गई आपकी कोशिका, ये हो गई कोशिका। इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग को ये कोशिका झिल्ली है, इसके बारे में पढ़ लिए। यहीं पे प्लांट सेल में, यानी कि पादप की कोशिकाओं में, यहाँ पे कोशिका भित्ति रहती है, एक लेयरिंग बनी होती है, उसके बारे में पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर की अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला अंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बाद उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे, वो किस लिए हैं, वो क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चों को सबसे पहले अंगों के बारे में बताया जाता है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये आँख है, ये कान है, ये जीभ है, ये सब अंगों के बारे में बता दिया जाता है। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि इनके क्या कार्य हैं, ताकि उसे आसानी से समझ में आए। आपको भी समझ में आ रहा होगा हम जो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारे अंगों के बारे में देख लेंगे। तो एक पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है गोल्जी बॉडी, तीसरा होता है वैक्यूल्स, चौथा होता है सेंट्रोसोम, पांचवा होता है लाइसोसोम, छठवां होता है ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में ER बोला जाता है, और सातवां होता है राइबोसोम। ठीक है, और इसमें बीच में होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ही सबको ऑर्डर देता है कि किसको क्या करना है, कौन सा कार्य किसको करना है, यही ऑर्डर देता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के माध्यम से ही सब लोग कार्य करते हैं। अब थोड़ा बहुत जान लेंगे कि कौन क्या है, कि मेन इसका क्या कार्य है, क्यों वो कोशिका में है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह ऊर्जा का निर्माण करता है, मुख्य रूप से यह ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी है, ये परिवहन करता है, परिवहन का कार्य करता है। परिवहन मतलब होता है ढोना। अब किस चीज को ढोता है ये बाद में देखेंगे। वैक्यूल्स, इसके अंदर पानी स्टोर रहता है। ठीक है, फिर सेंट्रोसोम, ये कोशिका में विभाजन करवाता है, विभाजन। ओके, ये हो गया लाइसोसोम, ये पाचन का कार्य करता है, पाचन, ये पाचन का कार्य करता है, यानी कि कोशिका के अंदर अगर कोई खराब कंपोनेंट आ गया तो इसको ये नष्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहा जाता है, कोशिका का कंकाल। ठीक है, अब हो गया राइबोसोम, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को ये इकट्ठा करता है। ठीक है, अब इसके बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत जान गए सब अंगों के बारे में। इसको 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले इसमें पहला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने ही देखा कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कोशिका में जो ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी खोज ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। दूसरा सबसे बड़ा अंग है यह, कोशिका के अंदर दूसरा सबसे बड़ा अंग है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद अंग आते हैं, छोटे होते जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका के कौन से अंग है जिसके पास खुद का DNA है, अपना DNA। तो DNA और राइबोसोम्स खुद का होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास केवल, उसके बाद किसी के पास खुद का DNA और राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, या पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे इतना है कि इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। और कोशिकीय श्वसन का कार्य जो है, कोशिका के अंदर जो शोषण कराता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही कराता है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। अब देखेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस पर दोहरी झिल्ली लगी रहती है। जैसे कि किसी को कोई हैवी चीज होता है उस पर दोहरी झिल्ली लगी होती है। जैसे कि आप कुछ लेने जाते हैं, सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं, तो जब ज़्यादा भारी हो जाता है, चीनी ही लेने जाते हैं, ज़्यादा भारी हो जाता है तो उसको डबल प्लास्टिक में कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली लगी रहती है। मान लीजिए ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ऐसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर भी एक झिल्ली बनी होती है, एक अंदर एक और दीवार होती है जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये जो आंतरिक दीवार है इसको क्रिस्टी कहा जाता है, सृष्टि नहीं। सृष्टि का मतलब तो पूरा संसार हो जाएगा, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कोशिका के आंतरिक दीवारों को, बाहरी दीवारों को नहीं, कोशिका के आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक इस तरह से उंगली की तरह स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है इसलिए इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऊर्जा स्टोर रहती है इसके अंदर। तो ऊर्जा कैसे बनती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनने का जो कार्य है और इसकी खोज जो है
एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने कहा कि इसमें एक साइकिल चल रही है, जिसके साइकिल मतलब कि एक रिएक्शन हो रहा है जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया। तो उन्हीं के नाम पर इस जो रिएक्शन है उसका नाम क्रेब्स साइकिल रख दिया गया। ठीक है, साइकिल यानी कि चलाने वाला साइकिल नहीं, ये चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र चलता है इसके अंदर, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्रेब्स चक्र चलाने के लिए हर हाल में O2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा निर्माण में सबसे पहले क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये क्रेब्स चक्र चलने के लिए हर हाल में O2 की आवश्यकता होती है। O2 यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये O2 कहाँ से जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये O2 कहाँ से जाता है? तो जो हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे सांस लिए तो ये हवा फेफड़े में चला गया, फेफड़ा के यहाँ से जो ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है। सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, लेकिन उनमें से ऑक्सीजन को ब्लड ले लेता है और नस के माध्यम से पूरी शरीर की कोशिकाओं में ये पहुंचा देता है। जब कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहां से माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है क्रेब्स चक्र के लिए। तो ये एग्जाम में सवाल पूछता है कि क्रेब्स चक्र किस में चलता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ठीक है, अब ये O2 लेकर होता क्या है, उसमें जो रिएक्शन है उसमें क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लेंगे। तो इसमें जो चक्र चलता है उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C12H12O6, ये सूत्र होता है ग्लूकोज का, रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ये ग्लूकोज, इसको और इधर लिखते हैं ताकि अच्छे समझे। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज और ये O2 हम जो सांस लिए वो वहाँ से आया, लेकिन ये ग्लूकोज कहाँ से आया? जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं। ठीक है, और ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, और इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। जब ये टूटते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये टूटते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में ये रहते हैं, ग्लूकोज के रूप में बदल जाते हैं। तो जब वहीं से जो खाना खाते हैं वहीं से हमें ये ग्लूकोज मिला, सांस लिए तो ये हवा मिली, मतलब कि ऑक्सीजन मिला, और इसी से एक रिएक्शन होता है जिसमें सबसे पहले CO2 बनता है। CO2 की जरूरत हमें नहीं है तो इसको हम लोग आउट कर देते हैं। उसके बाद इसमें H2O बनता है, H2O यानी कि जल। हमारे शरीर में 65% जल है, जल रहता है, तो ये हमारे शरीर में रह जाता है। और इसके बाद 38 ATP का निर्माण होता है, और ये ATP ही ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे ये रिएक्शन इसमें होता है, और इसी रूप में ATP के रूप में ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। अब देखेंगे क्या 38 ATP ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है, और यहाँ 38 ATP है। तो एक ATP बराबर, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक ATP बराबर कितना ऊर्जा होता है? तो एक ATP बराबर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। ठीक है, 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। और यहाँ ATP का फुल फॉर्म नहीं पता होता है किसी को। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब इतना हम लोग देख लिए, ये ऊर्जा बनता है यहाँ से, इसी ऊर्जा से हम लोग कार्य करते हैं। कार्य कैसे करते हैं ये भी थोड़ा हम लोग शॉर्ट में जान लेंगे। जैसे कि ऊर्जा जो है वो पूरे शरीर की कोशिकाओं में बन रही है, पूरे शरीर की कोशिकाओं में बन रही है, लेकिन कार्य जो है वो अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा जीभ कार्य कर रही है। अगर कोई महिला रोटी बेल रही है तो उसका हाथ कार्य कर रहा है, जीभ तो कार्य कर नहीं रही है। कोई धावक है, दौड़ रहा है तो उसका पैर कार्य कर रहा है, लेकिन ऊर्जा जो है वो पूरे शरीर की कोशिकाओं में बन रही है। तो ये जो ऊर्जा बन रही है, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे जीभ की जो कोशिकाएं ऊर्जा बना रही है उसी का उपयोग हो रहा है। बाकी सब पैर की कोशिकाएं, ब्रेन की कोशिकाएं, हाथ की कोशिकाएं जो ऊर्जा बना रही है उसका तो ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। तो केवल जीभ ही कोशिकाएं ऊर्जा का निर्माण करेंगे और उसका हम यूज करेंगे तो कुछ देर में हमारा जीभ स्लो कार्य करने लगेगी, क्योंकि इतनी जल्दी ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो स्लो कार्य करने लगेंगी। तो क्या होता है कि जो हमारी पैर में कोशिकाएं हैं जो ऊर्जा बना रही हैं, वहाँ से उस ऊर्जा को लेकर हमारे जीव तक उस ऊर्जा को पहुँचाने का कार्य होता है। ये जो कार्य है, ये यहाँ पे हम लोग पढ़े थे गोल्जी बॉडी, यही जो अंग है ये परिवहन का कार्य करता है। तो परिवहन में किस चीज़ का परिवहन करता है? तो ऊर्जा का ही परिवहन करता है। ठीक है, हमारी सारी शरीर की कोशिकाओं के यहाँ जो बन रही है ऊर्जा, उस ऊर्जा को जो अंग कार्य कर रहा है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक होता है कि ये कोशिकीय शोषण कैसे करती है? कोशिकीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया ही करती है। ये कैसे? तो ये जो O2 है, ये O2 जो इसमें भाग लिया, क्रेब्स चक्र में भाग लिया, ये O2 जो है यह
श्वसन के माध्यम से ही तो वहाँ पहुँचा। हम लोग सांस लिए, फिर कोशिका के अंदर O2 गया तो वो कोशिकीय श्वसन ही हुआ। जब क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन कौन करता है, तो वो कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, इसमें इतना हम लोग समझ गए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए इसको इतना पर ही अब हम लोग बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले अंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।